हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 8 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 4 कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 6 और क्लास 7 का ज्योग्राफी पूरा कवर कर लिया है और क्लास 8 का अध्याय 3 तक भी ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण वन लाइनर, महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे वन लाइनर के रूप में। ठीक है, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे MCQ के रूप में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन का आज पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्द एगर या फिर एग्री से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, एगर या फिर एग्री से। ठीक है, आगे देखिएगा, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। कौन कौन? प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्रियाएं क्या है? कहता है प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। प्राकृतिक जो भी संसाधन होते हैं उसका उत्पादन करना और निष्कर्षण करना, ये सभी किस में आएगा? प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाएगा। कृषि, मत्स्य, पशुपालन और खनन, ये सभी आप देखेंगे कि प्राथमिक क्रियाओं में से रखा जाता है। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो उत्पादन आप कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उत्पादन कर रहे हैं कृषि से संबंधित होगा या फिर खनन से संबंधित जो भी चीज़ें उत्पादन कर रहे हैं, ये सभी प्राथमिक क्रियाओं में आएगा। ठीक है, वहीं बात करें द्वितीयक क्रियाओं के बारे में, तो इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, जो चीज़ें आप विनिर्माण कर रहे हैं, है ना। प्राथमिक क्रियाओं से जो भी प्रोडक्ट आप ले करके कुछ नया चीज़ बना रहे हैं, जैसे प्राथमिक क्रियाओं से आपने लिया धान, धान से बनाया हमने चावल, और चावल से आप क्या बना रहे हैं? मान लेते कुछ ब्रेड बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ नया चीज़ बना रहे हैं, प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? द्वितीयक क्रियाएँ। ठीक है, जैसे कि इस्पात है, विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, ये सभी क्या है? ये सभी द्वितीयक क्रियाओं में शामिल किया जाएगा। ठीक है, वहीं बात करें तृतीयक क्रियाओं के बारे में, तो ये सेवा क्षेत्र के कार्य करना, जैसे कि यातायात हो गया, व्यापार है, बैंकिंग है, ये सभी जो भी सर्विस आप दे रहे हैं, जैसे भी आप लोग को हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ये भी हम क्या कर रहे हैं? एक सेवा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी किस में आएगा? तृतीयक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तृतीयक क्रियाओं में शामिल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना तो कोई उत्पादन किया जा रहा है और ना ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल से ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि तृतीयक जो क्रियाएं होती हैं वो प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक क्रियाओं को क्या करते हैं? मदद करते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझाते हैं, मान लेते हैं कोई धान की खेती कर रहा है कोई किसान। ठीक है, अब खेत में बहुत सारा धान का बोरा पड़ा हुआ है, तो इसे ले करके कहाँ जाएगा? कोई एक ट्रक वाला आया और इसे उठा करके ले गया, उद्योग तक पहुँचा दिया, जहाँ पे लगा हुआ है, इंडस्ट्री वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पहुँचाने का काम कर रहा है। तो वो ना तो उत्पादन कर रहा है और ना ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो क्या करे? सर्विस दे रहा है, यहाँ से उठा करके उद्योगों तक पहुँचाने का काम कर रहा है। तो एक तरह से सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है, तो मदद कर रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो प्राथमिक और द्वितीयक को मदद करने वाले होते हैं उसे कहते हैं तृतीयक सेक्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित होता है। ठीक है, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से, पिसिकल्चर मत्स्य पालन में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है, जबकि एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे है कृषि, एक प्राथमिक क्रिया है ये। ठीक है, फलों और सब्जियों फूलों को उगाना, ठीक है, और पशुधन पालन इसमें शामिल है। ठीक है, कृषि में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो फल, सब्जी, फूल का उगाना, है ना, पशुधन पालन करना, मत्स्य पालन करना, ये सभी कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। साथ ही साथ इसको ध्यान जरूर दीजिएगा, अपने आप में महत्वपूर्ण है ये कि पूरे वर्ल्ड में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं, शामिल हैं। वहीं बात करें, भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। ये भी लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें कृषि के प्रकार में, तो पूरे विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती हैं। कौन कौन? तो ध्यान रखना है, एक है आपका निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि।
यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, प्रयास कीजिएगा, यहाँ से सवाल बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि शुरुआत में बांट रहे हैं कृषि के दो प्रकार में। ठीक है, कृषि को दो मुख्य प्रकार कौन से हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि निर्वाह कृषि जो है ना, इस प्रकार कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। निर्वाह कृषि क्या है, सिर्फ कृषक के जो परिवार होती हैं उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। एक होता है ना कि बहुत सारे कृषक खेती जो करते हैं वो बेचने के लिए करते हैं, अपना व्यापार करने के लिए करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा चावल का उत्पादन करके वो बेचने के ख्याल से करते हैं, तो वो खेती नहीं बात हो रही, सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए हम लोग खेती कर रहे हैं, ऐसे खेती को क्या कहा जाएगा, निर्वाह कृषि। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसमें पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि बाहर से कोई लेबर मजदूरा नहीं लगाते हैं, सिंपल घर के परिवार ही जो लोग होते हैं वो लगे होते हैं खेती करने में। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, निर्वाह कृषि। अब आगे देखिएगा, तो निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान समझिएगा, शुरू में हम लोगों ने देखा कृषि के दो भागों में विभाजित किया गया है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि समझ गया कि क्या था। अब हम कह रहे हैं कि निर्वाह कृषि को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक है गहन निर्वाह कृषि और एक है आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, तो अब समझिए कि गहन निर्वाह कृषि क्या है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों के द्वारा अधिक श्रम से खेती करता है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती हैं, अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन इसमें शामिल होता है। ठीक है, इसे कहा जाता है गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, दूसरा क्या था, आदिम निर्वाह कृषि। देखिए यहाँ पर आदिम निर्वाह कृषि में कहता है कि इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आदिम निर्वाह कृषि को फिर से दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन, एक है आपका स्थानांतरित कृषि और एक है आपका, ये कहाँ चला गया, एक और होगा आपका यहाँ पे चलवासी पशुचारण। ठीक है, चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ से हम समझा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला तो स्थानांतरित कृषि क्या है, तो वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख बचे मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, आलू, कसावा, रतालू जैसे फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अलग अलग देशों में देखेंगे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में ही देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे केरल में कुमारी के नाम से जाना जाता है ना। पूर्वी में देखिए, उत्तर पूर्व में देखोगे कि वहाँ पे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में देखेंगे कि डाबी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, एक आपका यहाँ पे छूट गया है ये वाला चलवासी पशुचारण। ठीक है, तो इसको समझा देते हैं क्या होता है ये। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की कृषि में पशुचारक जो होते हैं अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और खास करके देखेंगे कि चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ये प्रचलित है, चलवासी पशुचारण। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, इस तरह के जो खेती, इस तरह के जो कृषि होते हैं ना, चलवासी पशुचारण जो होते हैं, तो ये पशुचारक जो होते हैं उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अब वाणिज्यिक कृषि पर। ठीक है, यहाँ से थे हम लोग, देखिए हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं ये वाला पार्ट, निर्वाह कृषि। ठीक है, हम लोग अब आ रहे हैं वाणिज्यिक कृषि पर। ध्यान दीजिएगा, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉमर्शियल जो एग्रीकल्चर क्यों किया जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें उत्पादन कर रहे हैं ताकि हम बाजार में उसको बेच सकें। तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखे थे जो गहन निर्वाह कृषि था वो देखे रहे थे कि वहाँ के परिवार के लोग ही लगे हुए थे, है ना, और सिंपल साधारण औजारों का वहाँ पे काम किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन वाणिज्यिक कृषि में यहाँ पे मशीनों के द्वारा कार्य किया जाएगा, अधिक पूंजी की जरूरत पड़ेगी, है ना, और बड़े क्षेत्रों में ये किया जाएगा। और वहाँ पे छोटे भूखंड पर किया जा रहा था गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा। ठीक है ना, आगे देखिएगा,
वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि को शामिल किया जाता है। अब वाणिज्यिक कृषि में 3 भाग, कौन कौन? वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और एक है रोपण कृषि। अब तीनों को समझते हैं क्या है ये, ध्यान से देखिएगा। ये फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं, ठीक है, वाणिज्यिक अनाज कृषि में। वहीं बात करें मिश्रित कृषि के बारे में, तो भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं ऐसा कृषि जिसमें एक तो आपका पेड़ पौधे जो मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे जो फसल लगा रहे हैं, ठीक है, कृषि कर रहे हैं और साथ साथ में पशुपालन भी किया जा रहा है, तो दोनों जब किया जाएगा तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाएगा। ये ध्यान रखना है। कृषि के साथ साथ जब अब मत्स्य पालन या फिर कह सकते हैं पशुपालन करते हैं, दोनों चीज़ साथ में करते हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में ये प्रचलित है, ठीक है। आइए अब देखते हैं रोपण कृषि क्या है। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है ये, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती हैं। ध्यान रखना है, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, इन 5 का नाम याद रख लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 का नाम याद रख लीजिए, ठीक है। इससे बाहर एग्जाम में गारंटी नहीं आएगा, ठीक है। पूछा जाता है कि कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है, तो इनका 5-6 का नाम याद रख लीजिए, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास। ये सभी एकल फसल उगाई जाती है, ध्यान रखना, एकल फसल, ठीक है। या तो कहवा तो पूरा में कहवा ही लगा हुआ है, अगर देखा जाए तो काजू तो पूरा बागान में ही पूरा काजू ही लगा हुआ है, ठीक है, जिस तरह का। और यहाँ पे देखेंगे कि बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया रोपण कृषि क्या है। आइए अब देखते हैं रेशेदार फसल के बारे में। क्या है रेशेदार फसल? तो ध्यान दीजिएगा, कपास और ये पटसन, ये दोनों रेशेदार फसल हैं। कपास क्या है? कहते हैं इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाल रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती हैं। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ठीक है। वहीं बात करें पटसन के बारे में, इसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इससे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती हैं। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। कौन सा? पटसन, ठीक है। तो ये दोनों हैं रेशेदार फसल के उदाहरण, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पेय फसल कौन कौन सा है। एक है आपका कॉफ़ी या दूसरा है चाय, ठीक है। दोनों देखेंगे कि पूरा दुनिया में यही 2 मुख्य पेय फसल हैं, ठीक है, पेय पदार्थ कह सकते हैं आप। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है कॉफ़ी के लिए। इस फसल वृद्धि के लिए ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात भारत और कोलंबिया का नंबर आता है। वहीं बात करें चाय के बारे में, तो बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर ये थोड़ा सा सदा रहित होना चाहिए था, उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। मंद ढाल मतलब जैसे होता है कि ये होता है देखो तीर ढाल है और ये मंद ढाल है ना, जैसे ऐसे समझिए, ऐसे ये देखिए ये मंद ढाल दिख रहा है, ठीक है। और एक देखेंगे ऐसा जैसे ये, तो देखिए तीर ढाल दिख रहा है ये, तो यहाँ पे मंद ढाल की आवश्यकता होती है किसी लिए चाय के लिए, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि जानना जरूरी है। अब हम लोग शुरू करते हैं MCQ। चलिए पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है? कौन सा क्रिया प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है? सिंपल सबको बतानी है। जो भी खनन से संबंधित होगा या मत्स्य पालन या फिर पशुपालन या कृषि से संबंधित होगा, ये सभी प्राथमिक क्रिया में आएगा। देखिए कौन सा है। इस्पात का निर्माण, निर्माण जैसे आगे समझिए कि द्वितीयक का होगा। कपड़े की बुनाई, ये भी द्वितीयक का होगा। रोटी सेकना, ये भी द्वितीयक का है। तो पूछा प्राथमिक क्रियाओं के कौन सा उदाहरण है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा गया पूरा डिटेल्स, इसको चाहे तो आप PDF फाइल में आपको लोग को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, प्राथमिक क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। बिल्कुल नहीं, ठीक है। प्राथमिक क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया। प्रसंस्करण मतलब हो गया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, और ये हो गया द्वितीयक क्षेत्र,
ठीक है। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्द एगर या एग्री से लिया गया है, बिल्कुल सही है, पहला लाइन हम लोग का ही था। वाणिज्यिक कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है, जी नहीं। वाणिज्यिक कृषि में स्थानांतरित कृषि नहीं, रोपण कृषि को लेते हैं, है ना। और किसको लेते हैं, और हम लोग लेते हैं मिश्रित कृषि को लेते हैं, और वाणिज्यिक अनाज कृषि भी लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण नहीं होगा। ये किसका उदाहरण था, याद है किन्हीं को, ये था निर्वाह कृषि का, आदिम निर्वाह कृषि का उदाहरण था, ठीक है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कौन सा सही है, तो सिर्फ यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन सही दिख रहा है, और माफ़ कीजिएगा ये भी तो गलत था, बी ऑप्शन सही था, ठीक है। चलिए अगला, क्या आप जानते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर और एग्री जिसका अर्थ होता है मृदा या और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। तो ये भी लाइन आप जरूर याद रखिएगा। बाकी सब कुछ हम समझा चुके हैं, ज़्यादा अगर समझाने का प्रयास फिर करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको PDF में आप लोग देख लीजिएगा, और फिर भी कोई इशू है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है। विटीकल्चर गिद्धों का प्रजनन सही है या गलत है, क्या लग रहा है आप लोग को, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, विटीकल्चर बिल्कुल यहाँ पे क्या है, गलत है, ठीक है। विटीकल्चर में होता है अंगूरों की खेती, ठीक है, ना कि गिद्धों का प्रजनन। सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन, ये सही लग रहा है, ठीक है। सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन है, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है, ठीक है। वहीं बात करें हॉर्टिकल्चर के बारे में, तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब सब्जियां फूल और फलों को उगाना क्या है, हॉर्टिकल्चर है, तो ये भी सही है। कौन सा सुमेलित मिला, 2, अर्थात एक से अधिक, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है एग्रीकल्चर के बारे में, सेरीकल्चर क्या है, पीसीकल्चर क्या है, विटीकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या है। डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे नोट्स मिलने वाला है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा जो सीरीज जो चल रहा है अगर आप लोग देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि कम से कम तो 40 में से आपका 30+ यहीं सब कर सकते हैं, अगर मेरा कंटिन्यू अच्छे से वीडियो देख रहे हैं तो, और फिर जैसे तैसे देख रहे हैं तो फिर मुश्किल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, जैविक खेती में किसका प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती में किसका प्रयोग किया जाता है, रासायनिक खादों का, प्राकृतिक कीटनाशी का, जैविक खाद का, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, जैविक खेती में प्राकृतिक कीटनाशी और जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, अर्थात सही आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। रासायनिक खाद का यहाँ पे प्रयोग नहीं करते हैं, क्या आप जानते हैं या फिर रोचक तथ्य से लिया गया था। जैविक कृषि क्या है, तो इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पे कोई भी अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता, ये लाइन जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हम कहीं ना कहीं बता चुके हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसे कहते हैं झूमिंग, ठीक है। मिल्पा कहाँ का है, मिल्पा मैक्सिको का है या फिर मध्य अमेरिका कह सकते हैं। रोका ब्राज़ील में कहते हैं, ठीक है। चेन्ना श्रीलंका में कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे है लिस्ट दिया हुआ, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका, रोका ब्राज़ील और लदांग मलेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में भी लदांग ही कहा जाता है वैसे, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला दे रखा है, चीन जापान श्रीलंका और मिस्र के बाद भारत चावल उत्पादन में अग्रणी है। बी कथन है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में चावल के 2 से 3 किस्में उगाई जाती हैं। सी कथन है कि मिलेट कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती हैं। एक से अधिक कथन सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अच्छा सवाल है, बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग मेरे लिए एक कॉमेंट नहीं करते हैं, बहुत दुख की बात है। पहला कथन गलत है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चीन जापान श्रीलंका और मिस्र के बाद भारत चावल उत्पादन में अग्रणी है, ऐसा नहीं है। देखेंगे चीन के बाद अग्रणी है, ठीक है। जापान श्रीलंका इसके बाद है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला कथन गलत है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में चावल के 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं, ये कथन सही है। और मिलेट कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती हैं, ये भी कथन सही है, अर्थात सही कथन हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, एक से अधिक, ठीक है। ध्यान रखिएगा,
मिलेट मोटे अनाज के रूप में जानी जाती हैं और इसे कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती हैं। यह एक ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि मिलेट जो या फिर जो मोटे अनाज होते हैं उससे कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके जो ज़रा बताइए। लेते हैं तब तक अगला सवाल। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? झुमिंग उत्तरी पूर्वी भारत, बिल्कुल सही है। ठीक है, मिल्पा मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका, ये भी सही है। रोका ब्राज़ील में, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पे उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित जो कृषि है उसे झुमिंग के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, और ब्राज़ील में देखेंगे रोका कहा जाता है, यहाँ पे ये भी सही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, बाकी यहाँ लिस्ट दे रखा है। ठीक है, लद्दाख, मलेशिया, ब्राज़ील, ये तो शायद पहले भी हम लोग कर चुके हैं यहाँ से। चलिए अगला सवाल है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? भारत, मैक्सिको, ब्राज़ील, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्राज़ील। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है उसे क्या कहते हैं? समझा चुके हैं सारा कॉन्सेप्ट। जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है उसे क्या कहते हैं? नगद कृषि, मिश्रित कृषि या निर्वाह कृषि? आसान सा आंसर होना चाहिए आपके लिए, क्या हो जाएगा? निर्वाह कृषि। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा। निर्वाह कृषि को 2 भागों में विभाजित किया गया है, वाणिज्यिक कृषि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और तीनों का कॉन्सेप्ट हम दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हम टाइम नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो फिर से जाइए वन लाइनर वाला, वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को देख करके आइए। ठीक है, बस हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। निर्वाह कृषि को 2 भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन? एक है गहन निर्वाह कृषि और एक है आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, और एक है आपका यहाँ पे आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, इसी को फिर देखेंगे कि 2 भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन? तो आप देखेंगे एक है आपका स्थानांतरित कृषि और एक है चलवासी पशुचारण। ठीक है, एक है आपका यहाँ पे स्थानांतरित कृषि और दूसरा है चलवासी पशुचारण। वहीं बात करें वाणिज्यिक कृषि में, तो एक हो जाएगा आपका यहाँ पे वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा हो जाएगा आपका मिश्रित कृषि और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे रोपण कृषि। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, पहले हम सब कुछ समझा चुके हैं, ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रेरी प्रदेश को, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? अंगूर उत्पादक, रेशम उत्पादन, या फिर यहाँ पे उत्पादन होना चाहिए था, और मधुमक्खी पालन। तो ध्यान रखना है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। रेशम हो जाएगा आपका सेरीकल्चर और अंगूर की क्या हो जाएगा? विटीकल्चर। ठीक है, अंगूर किससे संबंधित है? विटीकल्चर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कॉफ़ी के पौधे की खोज किस वर्ष मानी जाती है? कॉफ़ी के पौधे की खोज किस वर्ष मानी जाती है? 860 ईस्वी, 900 ईस्वी या फिर 850 ईस्वी? ये एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है सी ऑप्शन, 850 ईस्वी में। ठीक है, रोचक तथ्य में यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नामक एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों के देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे को फलियों को चख कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के अभाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया था। ठीक है, ये लगभग 850 ईस्वी की बात है। बहुत सारी कहानी इससे प्रचलित हैं। ठीक है, ध्यान रखनी है, जो एनसीईआरटी का लाइन है वो हमने बताया यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है कि कॉर्न के नाम से जाना जाता है? कॉर्न के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? तो ध्यान रखना है, मक्का। ठीक है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। क्या आप जानते हैं, इसे सवाल दिया गया था। ठीक है, मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का, है ना। वैसे आप लोग कौन कौन सा कलर देखें, कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे
ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताना है कि पूरे वर्ल्ड में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखना है, कहवा का सबसे बड़ा प्रदेश ब्राज़ील है और विश्व का कॉफ़ी कटोरा किसे कहा जाता है? ब्राज़ील को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती को कहते हैं? ठीक है। या फिर सवाल है यहाँ पर कुछ दूसरा है, चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं? ठीक है। गहन निर्वाह कृषि करते हैं, आदिम निर्वाह कृषि करते हैं या फिर बागानी कृषि करते हैं? तो चलवासी पशुचारण आदिम निर्वाह कृषि करते हैं। ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर कॉन्सेप्ट मेरा देखे होंगे, सुने होंगे ध्यान से, तो क्लियर रहा होगा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। चलवासी पशुचारण आदिम निर्वाह कृषि का एक प्रकार है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कपास। ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? कपास इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है कपास को। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा प्रसिद्ध है? कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो देखेंगे दार्जिलिंग प्रसिद्ध है भारत में चाय उत्पादन के लिए। सी ऑप्शन सही है। बाकी भी ध्यान रखिएगा कि चाय की शुरुआत चीन में हुई थी। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। तो आप देखेंगे कृषि प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण है, खनन भी है, बैंक नहीं है। बैंक देखेंगे कि ये तृतीयक क्रियाओं का उदाहरण है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण है कृषि, खनन, पशुपालन, मछली पालन। द्वितीय क्रियाओं का उदाहरण है डबल रोटी बनाना। ठीक है। इस्पात निर्माण है, कपड़ा बुनना है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है, तृतीय क्रियाओं का क्या हो गया? चलिए तृतीय क्रियाओं का उदाहरण है सेवा, बैंकिंग, यातायात वगैरह। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है घुमंतू खेती। इसे क्या कहते हैं? घुमंतू खेती कह सकते हैं झूम खेती को। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये कपास काली मिट्टी होती है। ठीक है। काली कपास मिट्टी, इसे कहा, कपास जो काली मिट्टी है उसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। चलिए अगला सवाल है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है, सही आंसर होगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखेंगे चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ठीक है। ध्यान रखिएगा, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और भारत मसाले के उत्पादन में प्रमुख देश है। ठीक है। चलिए तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे कितना हो गया आपका 21 MCQ। ठीक है। तो ये था आपका 21 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।